इंश्योरेंस क्या है? हम रामगढ़ के वासी हैं, बीमारी गब्बर है और ठाकुर इज द पॉलिसी दैट हैज बीन गिवन टू अस, जहाँ पे खूब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अगर किसी एक के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बाकियों ने जो अपना प्रीमियम दिया है वो उसके रिस्क को कवर कर रहा है। कैसे सेलेक्ट करें कि मेरे लिए बेस्ट प्लान कौन सा है? आप अपनी नीड पहले एनालाइज करें कि मेरे को क्या क्या चाहिए होगा। हर चीज़ जहाँ पे मॉनेटरी लॉस पॉसिबल है वहाँ पे इंश्योरेंस बनाया जा सकता है। बहुत सारे मिथ्स हैं इंश्योरेंस के अराउंड। कंपनीज पैसा नहीं देती हैं। बिल्कुल गलत है कि इंश्योरेंस कंपनीज पैसा नहीं देना चाहती। अपने को क्या ध्यान देना है द टाइम ऑफ साइनिंग द फॉर्म, वो बहुत ज़रूरी है। रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड रिस्क ऑफ लिविंग विद मॉर्बिडिटी। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, ये 3 रिस्क हमेशा हमेशा कवर करके रखनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। आज का वीडियो इस मायने में ख़ास है क्योंकि हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है। ये वीडियो है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? हम सुनते रहते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारी फैमिली कवर होनी चाहिए, लेकिन कई बार मन में सवाल आता है कि क्यों पैसे दूँ, क्या फ़ायदा है इसका, जब जो होना है होता ही रहेगा। लेकिन वो जो सिचुएशन है, जब वो स्थिति बनती है तो हम शायद उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि ओ नो, ये क्या हो गया, इसके लिए तो मैंने कभी प्लान ही नहीं किया था। इस तरीके की तमाम और सिचुएशन जो बनते रहती है, जो हम शायद इमेजिन नहीं कर पाते हैं, उन सिचुएशन से कवर देने के लिए होते हैं इंश्योरेंस। इस पे ज़्यादा बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंश्योरेंस पड़ोसी के फाउंडर और CEO वैभव काजू। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इंश्योरेंस पड़ोसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को इंश्योरेंस के बारे में एजुकेट करने का काम किया जा रहा है। आपके मन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि कैसे अब कोई प्लान चुनूँ अपने लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी क्वेरी रख सकते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। हम बहुत डिटेल में आज वैभव के साथ समझेंगे कि इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है और कैसे एक इंश्योरेंस प्लान हमें, हमारी फैमिली को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करा सकता है। वो सबसे पहले बहुत क्लीशे सा सवाल है, लेकिन इंश्योरेंस क्या है? कैसे हम इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करके एक बहुत बड़ा बैकअप प्लान क्रिएट कर सकते हैं? तो इंश्योरेंस अगर आप देखा जाए सिंपल टर्म्स में, फाइनेंस के टर्म्स में नहीं, वो ये है कि 10 लोग 15 लोग इकट्ठे होकर अपनी रिस्क आपस में शेयर करते हैं। लल्लन टॉप का एग्जांपल लूँगा मैं। लल्लन टॉप पे आप हैं, सौरभ हैं, अभिनव हैं, बहुत सारे और लोग हैं। क्यों एक जना नहीं है? क्योंकि अगर एक की तबीयत खराब हुई तो कोई दूसरा आ सकता है। आप जब इलेक्शन कवरेज करते हैं, आप हर स्टेट में अपने लोग भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए अगर एक स्टेट में थोड़ा सा गलत प्रेडिक्शन हो गया तो कहीं और से कवर अप हो जाता है। तो आप हर चीज़ जब ज़िंदगी में देखते हैं, किसी भी चीज़ को उठाते हैं, आप उसको मल्टीपल चीज़ों में बांटते हैं ताकि आपकी रिस्क थोड़ी थोड़ी हर तरफ बढ़ जाए। वही कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस होता है। 1 लाख लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उनमें से 4 लोगों की तबीयत ख़राब होती है या 4 लोगों की डेथ होती है, बट वो जो 1 लाख लोगों ने अपना प्रीमियम डाला था वो उनकी रिस्क को कवर कर देता है। इंश्योरेंस आम लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो वही है जहाँ पे खूब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अगर किसी एक के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बाकियों ने जो अपना प्रीमियम दिया है वो उसकी रिस्क को कवर कर रहा है। एक ऐसे एग्जाम्पल हम कहें, जैसे किटी पार्टीज होती है या कमेटीज जो बनती हैं, सब लोग अपना पैसा पूल इन करते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो निकालता है और उस सब लोगों के पैसों की हेल्प से एक किसी की नीड पूरी होती है, काइंड ऑफ लाइक दैट। बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आज से 250-300 साल पहले यूरोप में एक गांव में एक चीज़ शुरू हुई थी जहाँ पे अगर किसी जनी की डेथ होती थी और उसको अगर बरी करना होता था तो उसके अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो लाश सड़ती रहती थी और पूरा गांव उससे तंग होता था। तो गांव ने मिलके शुरू किया कि सब लोग चंदा डालेंगे या किटी की तरह से, कि वो एक पूल बन गया कि अगर किसी की भी डेथ होगी तो उसकी फैमिली बरी नहीं करेगी, उस कॉर्पस से बरियल होगा। और वहाँ से इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का एक तरह से शुरुआत हुई कि सब लोगों ने अपने थोड़े थोड़े पैसे डालने शुरू करे, क्योंकि कभी ना कभी सबको इस दुनिया से जाना है, तो किस तरीके से हम उस दिन के लिए कवर्ड रहें, वैसे ये शुरू हुआ। और जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं, बहुत लोग दोनों टर्म यूज़ करते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन वही गांव में बीमा ज़्यादा शायद इस्तेमाल करते होंगे। कितने तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? किन किन अपनी लाइफ के एस्पेक्ट को हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं, या सेफ्टी नेट जो है इंश्योरेंस के प्लान के ज़रिए हम अपने लिए तैयार कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए? तो
आज की तारीख में बिकॉज इंश्योरेंस या बीमा इतना इवॉल्व हो गया है ग्लोबली कि आप हर चीज़ को एक तरह से कवर कर सकते हैं। सिर्फ लाइफ और डेथ या जीवन मरण की बात नहीं है। आम तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन, कार की इंश्योरेंस, मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस, चोरी के अगेंस्ट, चोट लग जाने के अगेंस्ट हर चीज़ का है। बट इतना इस तरह से मैं बोल रहा हूँ इवॉल्व हो गया है कि आजकल IPL के मैच इंश्योर्ड होते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो वो पैसे का लॉस ना हो। एक क्लासिक केस है, विंबलडन इंश्योर था अगेंस्ट कैलामिटी, तो जब कोविड हुआ उनको सारे के सारे पैसे मिले और उन्होंने प्लेयर्स को आगे दिए। आज की तारीख में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स इंश्योर कराते हैं बिकॉज वो अगर कुछ हो गया उसको तो प्रॉब्लम होगी। तो इंश्योरेंस किसी भी चीज़ में अगर आपको फाइनेंशियल लॉस है आप उसका कवर निकाल सकते हैं। खेतीबाड़ी में आजकल वेदर प्रेडिक्शन के अगेंस्ट इंश्योरेंस होता है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पुश रहा है ऑन मेकिंग श्योर कि एग्रीकल्चरल कवर भी हो। तो हर चीज़ जहाँ पे मॉनेटरी लॉस पॉसिबल है वहाँ पे इंश्योरेंस बनाया जा सकता है। ओके, सो बेसिक जो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसा आपने बताया, हर एक चीज़ का जहाँ हमें लगता है कि लॉस है, हो सकता है, उस चीज़ से हम एक अपने लिए प्लान ले सकते हैं। करेक्ट। लेकिन मेजर इम्पॉर्टेंट जो इनमें से हैं वो कौन से टॉप 3 और टॉप 5 जो आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास के पास होने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस टॉप 3 बिल्कुल सही होता है। उसको मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड रिस्क ऑफ लिविंग विद मॉर्बिडिटी। इसको अगर हिंदी में भी एक कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं, लंबा जीना ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स की एज पे, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनको पेंशन आ रही है, बट आप और मैं पेंशन वाली लाइफ में नहीं जी रहे हैं। बट हम जितना ज़्यादा लंबा जिएंगे उतना ज़्यादा हमारे को हमारी आफ्टर सर्विस लाइफ में पैसा चाहिए होगा। तो जितना अगर किसी की 60 पे डेथ होती है वर्सेस 90 पे डेथ होती है तो 60 to 90 वो कहाँ से पैसा लाएगा? तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क लंबा जीने का, कल को कुछ हो गया हम में से किसी को तो अर्ली डेथ जिसको बोलते हैं, जल्दी डेथ हो जाने का। अभी बहुत शोर मच रहा है हर तरफ, EY में जो यंग लेडी के साथ हुआ। लाइफ इज़ एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल, सॉरी फॉर हर लॉस, बट किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। और तीसरा होता है मॉर्बिडिटी, जिसको हम बोलते हैं बीमारी के साथ जीना। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क हैं जिसको हमेशा हमारे को अपने दिमाग में रखना चाहिए। हम किसी भी एज के हों, हम 20 साल के हों, 30 साल के हों या 50 के हों, ये 3 रिस्क हमेशा हमारी लाइफ में जिएंगे। अगेन एज ही नहीं, हमारी किस फैमिली बैकग्राउंड से, मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड विद बच्चे हूँ, या मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, ये 3 रिस्क हमेशा हमेशा कवर करके रखनी चाहिए। ओके, एक लाइफ के सिनारियो लेकर के मैं पूछती हूँ तो शायद समझना थोड़ा आसान होगा। हाँ कि लेट्स से कोई एक 25 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल है, नई नौकरी शुरू की है, और मे बी समवन जो बिजनेस कर रहा है और अचानक से ये वीडियो देख रहा है और उससे लग रहा है कि मुझे बीमा लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, या कोई 40s में कोई है पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, उसे लगता है कि अच्छा हमारे पास होना चाहिए। पर्टिकुलर एक 25 to 30, 30 to 40 और 40 के बाद जो आपको एक अप्रोप्रिएट एज ब्रैकेट लगता है, उस एज ब्रैकेट के हिसाब से आप सजेस्ट करिए कि आपके पास आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए और उसके हिसाब से आपके पास कौन कौन सा इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। तो ये जो 25 से 30 या बिल्कुल मैं 25 भी क्या, आज 22, 23 बोलूँगा, जब भी आप फर्स्ट जॉब ले रहे हो और शुरू कर रहे हो अपना करियर, सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। Okay. क्योंकि आपने आज अपनी सेविंग्स शुरू करी, आपने म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, कहीं पे भी FD में पैसा जमा करना शुरू किया। बीमार कभी भी इंसान पड़ सकता है, बीमार पड़ते ही 5 लाख 10 लाख का खर्चा आएगा। आपकी जो सारी सेविंग्स हैं वो, और हो सकता है लोन भी आपको लेना पड़ जाए। आज की तारीख में अगर कोई 25-26 साल का इंसान है और वो सिंगल है, उसको 10 लाख तक का कवर या 15 लाख तक का कवर 10-12 हज़ार रुपये साल, यानी कि 800 से 1000 रुपये पर माह मिल जाएगा। Okay. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। वो हो सकता है एक बार अपने दोस्तों के साथ स्टारबक्स ना जाए या एक रात PVR ना जाए, आप एक रात मूवी देखने जाइए किसी भी मल्टीप्लेक्स में, पर हेड आपका 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो ही जाता है, पॉपकॉर्न, मूवी टिकट से सब मिला के। उसकी जगह आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक इंश्योरेंस लें। तो सबसे ज़रूरी यंग एज पे हेल्थ इंश्योरेंस है, बिकॉज आपका असेट प्रोटेक्ट होता है एक तरह से। अब आप 30-35 से 40 के बीच वाली जो एज है, उसमें आम तौर में इंसान उस स्टेज पे होता है अपनी लाइफ में कि उसकी या तो जस्ट शादी हुई है या शादी के साथ एक आधा बच्चा है, या अगर शादी नहीं भी हुई है तो कुछ अपनी वो
प्लानिंग शुरू कर चुका है ऑफ सेटलिंग डाउन, उस एज पे या उससे पहले ही उसको हेल्थ तो ले ही लेनी चाहिए थी, मगर उसको लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेनी चाहिए। बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस ऐसा होता है कि उसका प्रीमियम जिस भी एज पे आप ले रहे हैं वो लॉक हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस हर साल आप जब लेते हो तो आपको नया प्रीमियम आ सकता है या हो सकता है 2-3 साल में बदले, बट लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने 30 पे लिया है टिल द एज ऑफ 60, अगले 30 साल के लिए आपको सेम प्रीमियम देना है, जिसको प्रीमियम लॉकिंग बोलते हैं। जितनी यंग एज पे आप लेंगे उतनी यंग एज पे आपका प्रीमियम लॉक होगा। ओके। एक दूसरा, ह्यूमन लाइफ है, हमारे को जिस तरह से भी कुदरत ने, भगवान ने बनाया है, हम जैसे 25 के हैं हम वैसे 30 के नहीं हो पाएंगे, हम वैसे 35 के नहीं हो पाएंगे। कितना भी हम जिम जाएं, हेल्दी रहें, मेटाबॉलिज्म रेट और हर चीज़ें हमारी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होती हैं। जितना आप लेट लेंगे उतना चांस ये है कि आप अनहेल्दी हो गए, तो आपको हो सकता है पॉलिसी या तो डिक्लाइन हो जाए या आपका प्रीमियम बढ़ जाए। तो ऑलवेज टेक इंश्योरेंस टुडे, बिकॉज टुडे यू आर मोर हेल्दियर देन व्हाट यू विल बी टुमारो। तीसरा आपका क्वेश्चन आता है 40 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको, अभी मैं मान के चल रहा हूँ हेल्थ ले चुके हैं, अगर नहीं लिया तो आज ही ले लीजिए। बिकॉज 40 के बाद अगेन ह्यूमन बॉडी इस तरह की हो जाती है कि हर दिन आप जब उठते हो तो आपको एक नई बीमारी का डर लगता है। दैट इज़ अगेन बेसिक थिंग। तो आप जिससे पहले बीमार हो आप ले लें, क्योंकि एक बार आपने बीमार हो गए तो हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले ही ना, या वो पॉलिसी का उस बीमारी का एक्सक्लूजन हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आप जितना जल्दी आप 40 तक आए, अज्यूमिंग आप हेल्थ ले चुके हैं, नहीं लिया तो आज लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस भी ले चुके हैं, अगर नहीं लिया तो आज लीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समय शुरू कर देनी चाहिए, आइडियली पहले भी कर देनी चाहिए, बट अगर 40 तक नहीं किया तो करना चाहिए, पेंशन प्लानिंग। पेंशन किसी भी तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, अगर आपको लगता है वो मेरा कॉर्पस बन रहा है, आप एफडीज कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एनपीएस स्कीम्स हैं, प्राइवेट एनपीएस स्कीम्स हैं, आप किसी भी तरह का लें, बट एक कॉर्पस बनाना शुरू करें अपने पेंशन के लिए। और ये 3 चीज़ों को छोड़ के अज्यूम करिए आपकी लाइफ में इस समय बच्चे भी हैं, तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग भी आप शुरू कर सकते हैं, बट उनकी प्लानिंग को छोड़ के अपनी पर्सनल पेंशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ओके। ये 3 को मैं एज वाइज स्प्लिट करूँगा। कई ऐसे इंसिडेंट्स मेरे सामने आए हैं जब मेरे साथ के दोस्त हैं या फिर जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार टैक्स बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ या करती हूँ, अभी तक तो इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, इंश्योरेंस ले लेते हैं और टैक्स बच जाएगा, इसी बहाने जो पैसे उसमें कट रहे हैं तो इसी बहाने कवर हो जाएगा। मतलब उनके दिमाग में प्रायोरिटी इंश्योरेंस नहीं होती है, उनके दिमाग में प्रायोरिटी पैसे बचाना होती है, बिकॉज वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं। इस इंटेंशन से अगर हम कोई प्लान चुन रहे हैं तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि हम उसकी निटिग्रिटी नहीं देख रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत को नहीं प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मेरी ज़रूरत क्या है। ये जो एक थॉट प्रोसेस है, लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, उन लोगों को क्या एडवाइस दे रहे हैं आप? उनको ये एडवाइस दूंगा कि आप टैक्स बचाने के लिए खरीद रहे हैं वो ठीक है, मगर उसमें भी कम से कम आप 10 मिनट, अगर एक दिन नहीं पूरा तो 10 मिनट 15 मिनट दीजिए ये जानने में कि क्या फीचर्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। आपको 15,000 का ब्रैकेट में है या 25,000 के ब्रैकेट में आपको लेना है। अगर आप जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो 80D में आपको 25,000 तक का अलाउड है। अब आपको अगर 25,000 तक का लेना है, उसमें बहुत अच्छे भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ना कि ये कि जो पहला प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आप ले लें, क्योंकि आपके उसमें हो सकता है फीचर्स जो हों वो आपके काम के नहीं है। इट इज़ लाइक मैं सवेरे उठाऊँ, मेरे को कॉफ़ी पीनी है ताकि मेरी नींद उड़े, बट वो आपके ऊपर है आप किस तरह की कॉफ़ी पीना चाहोगे। ये तो आप नहीं बोलोगे कि कैसी भी कॉफ़ी ला दो। आप अगर दूध वाली पीते हो तो दूध वाली, चीनी के साथ लेते हो तो चीनी वाली। आप अपने हिसाब से जब कॉफ़ी कस्टमाइज़ कर सकते हो तो इंश्योरेंस क्यों नहीं। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन है, पहली बार उसे लगता है कि अब हमारे वीडियो देखने के बाद उसे लगता है कि अब मुझे लेना ही चाहिए, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या चीज़ें वो सर्च करे? नॉट जस्ट इंश्योरेंस प्लान, उसके अंदर भी कई बारीक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी इम्पोर्टेंस हमें तब समझ में आती है जब हम उसके लिए क्लेम अप्लाई करने जाते हैं। तब हमें बोला जाता है कि आपकी पॉलिसी में तो ये लिखा था, तो हमें लगता है हमने तो साइन कर दिया, हमने देखा ही नहीं। तो 2 चीज़ें, पहला कि हमें देखना क्या क्या चाहिए, कैसे सेलेक्ट करें कि मेरे लिए बेस्ट प्लान कौन सा है, और दूसरा जब हमारे पास वो प्लान बन के आए, वो पॉलिसी बन के तैयार हो, तो उस पर साइन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर देख लेनी चाहिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहला चीज़ जो है कि आपको कैसा चुनना चाहिए प्लान, क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके लिए आइडियली आपको 1 से 2 दिन की मेहनत लगेगी, जो मैं जानता हूँ कई जानकारों को जिन्होंने बिताए हैं अपने अच्छे खासे टाइम इस पे। आपको प्रॉपर अपना एनालाइज करना है कि आप अगर 30 के हैं तो 30 से लेके 80 तक, आप अगर 40 के हैं तो 40 से लेके 80 तक का आप मान के चलिए आपकी लाइफस्टाइल रहेगी। आपको क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, किस किस तरह के खर्चे हो सकते हैं। आप नोएडा में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, उज्जैन, इंदौर, जोधपुर, जहाँ भी रहते हैं, आपके क्या लाइफस्टाइल के खर्चे होंगे वो आपको एस्टिमेट करने होंगे। थोड़ा मुश्किल काम है। इसको आसान करने के लिए हमारे पास टूल है जो बेसिकली ये सारी चीज़ 1 मिनट में करके दे देता है, इंश्योरेंस हेल्थ रिपोर्ट। फिर भी आप हमारा टूल यूज़ करें या खुद करें, जैसे भी करें, बट आप अपनी नीड पहले एनालाइज करें कि मेरे को क्या क्या चाहिए होगा। आप ये प्लीज़ गलती ना करें कि आप अपने दोस्त से या अपने ऑफिस के कलीग से या अपने किसी और जने से बात करके बोलें कि उसने कर दिया तो वही मेरी है। आप कभी भी ये नहीं बनते कि एक एग्जाम्पल के साथ, अब जब हम कह रहे हैं कि आप अपनी नीड अब अपने हिसाब से देखें और फिर आप कह रहे हैं कि दोस्त से नहीं देखें, हो सकता है मैं जो ले रही हूँ वो आपकी नीड नहीं हो और इसी फैक्टर पे हमारा प्लान जो है वो डिफर कर जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अगर आप इसको समझाएंगे, आप मेरे और अपने लिए बता दीजिए। हाँ, तो मैं अपने लिए और आपका तो मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट मैं अपने 3 हमारे जो को फाउंडर्स उन्हीं की बात करूँ तो एक को फाउंडर के एक बच्चा है, एक को फाउंडर मैरिड है बट बच्चा नहीं है, मेरी शादी हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं। अब इस फैमिली डायनेमिक्स को भी अगर आप देखें तो उससे ही सारा अंतर हो जाएगा कि मेरे को कितने लोगों के लिए कितने पैसे बचाने होंगे, मेरे मंथली एक्सपेंसेस अभी क्या हैं, मेरे मंथली एक्सपेंसेस आगे क्या होंगे। आप, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ पर्सनली, अज्यूम करिए आपकी अगर शादी हुई है तो आपके सिर्फ हस्बैंड और आप हैं और बच्चे नहीं हैं तो आपके अलग एक्सपेंसेस हैं। सिमिलरली जो स्कूल के मेरे फ्रेंड हैं या मेरे मोहल्ले के जो मेरे फ्रेंड हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग होगी। अज्यूम करिए, ये भी मान लेते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं और मेरे भी वाइफ और 2 बच्चे हैं। ज़रूरी नहीं है सेम हो सकता है मेरे को मेरी एक वेल्थ मेरे फादर ने ट्रांसफ़र करी हो, उसको अलग वेल्थ ट्रांसफ़र हुई हो, उसकी लाइफस्टाइल अलग हो क्योंकि हो सकता है उसका जॉब अलग हो, मेरी लाइफस्टाइल और मेरे रिक्वायरमेंट्स अलग हो। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट, आपको ऊपर से कितना वेल्थ मिला है, आपको आगे कितना वेल्थ देना है और आपके घर में कौन है, ये सारी चीज़ें मिलाकर बनाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अगर 140 करोड़ लोग हैं और उसमें से 70-80 करोड़ लोग हैं जो इंश्योरेंस ले सकते हैं, उन सबको अपना अपना बनाना चाहिए क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट किसी ना किसी से अलग होगी। जैसे हिंदी में बहुत फेमस लोगों ने बोला है कि किसी भी 2 जने को सेम चांद नहीं दिखता, उसी तरीके से कोई भी 2 लोग सेम इंश्योरेंस नहीं खरीदते। और मान लीजिए कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, तो फैमिली तो दोनों की कॉमन हुई, बिल्कुल नीड उनकी वही है, दोनों यही चाहेंगे कि फैमिली सेफ एंड सिक्योर रहे। तो क्या यहाँ पर ओवरलैप ऑफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता है कि मतलब तब उस सिचुएशन में कैसे प्लान करना चाहिए? हेल्थ बिल्कुल होगा ओवरलैप, तो हेल्थ हमेशा फैमिली फ्लोटर ऐसे सिचुएशन में लेनी चाहिए। अभी हम एग्जांपल लेते हैं यही कि 2 हस्बैंड वाइफ हैं, कोई बच्चे नहीं, उनको बच्चों को हटाते हैं। 2 हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों काम कर रहे हैं, एक जने को हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होगी फैमिली फ्लोटर। जो भी इसमें से एल्डर होता है इंश्योरेंस उसके नाम पे होगी, तो एल्डर वाली के नाम पे हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकते हैं, जो भी एल्डर है। बट लाइफ इंश्योरेंस आपको अलग अलग लेनी होगी। लाइफ इंश्योरेंस आपको उस हिसाब से लेनी होगी कि हस्बैंड की अगर डेथ होती है तो जो फाइनेंशियल लॉस होगा फ्यूचर इनकम, वर्सेस वाइफ की अगर डेथ होती है वो क्या फाइनेंशियल लॉस होगा फॉर फ्यूचर इनकम। बहुत सारे मिथ्स हैं इंश्योरेंस के अराउंड। जब लोग सुनते हैं तो कह देते हैं कि कंपनीज पैसा नहीं देती हैं, क्या पैसा मार जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको इवेंचुअली पे कर कितने का भी इंश्योरेंस ले लो आपको पे करना ही पड़ता है। और ये सोच करके फिर लोग बच जाते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं लेते हैं। तो ये मिथ्स कैसे बोझ करेंगे? क्या इनको मान करके इंश्योरेंस नहीं लेना छोड़ देना चाहिए ऑल टुगेदर? ये वाले मिथ और जो आपका पिछले वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था कि क्या चीज़ें हमारे को ध्यान देनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त साइन करने से, दोनों को रिलेटेड है। तो दोनों को मैं एक साथ बोलूँगा कि पहली चीज़ तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि इंश्योरेंस कंपनीज पैसा नहीं देना चाहती या इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपसे पैसा लेंगी और नहीं देंगी। अगर ऐसा होता तो ना गवर्नमेंट ना रेगुलेटर ऐसी कंपनियां या ऐसे प्रोडक्ट अलाउ करता। हर कंपनी की इच्छा है कि वो प्रीमियम कमाए और प्रॉफिट बनाए, बट किसी भी कंपनी का ये नहीं है कि हम पैसे नहीं देंगे। आपने को क्या ध्यान देना है द टाइम ऑफ साइनिंग द फॉर्म, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उपासना होती है डिक्लेरेशन एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट मीन्स कि अगर आपने डिक्लेयर किया आपको डायबिटीज़ है
तो होनी इन द सेंस, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, एनी लाइफस्टाइल चीज़ें हैं, जैसे कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, पायलट हैं, एनीथिंग दैट इज़ अ रिस्क, आपको डिक्लेयर करना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग ये सोच के डिक्लेयर नहीं करते कि किसी को या तो पता नहीं चलेगा, या ये सोच के बोलते हैं कि मेरी वाइफ यहाँ बैठी है, मैं उसके सामने नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ तो मैं डाल दूंगा नॉन स्मोकर। बट जब क्लेम आएगा वो अटक जाएगा, बिकॉज आपके ब्लड में पता चलेगा और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा और जो देगा पूरा रिपोर्ट, उसमें कहीं ना कहीं आएगा कि स्मोक किया है। वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि कंपनी ने रिजेक्ट किया है। मैंने कई केसेस देखे हैं जहाँ पे जने ने डिक्लेरेशन नहीं दी ये सोच के कि मैं सिर्फ सोशल ड्रिंकर हूँ, मैं सिर्फ वीकेंड पे ड्रिंक करता हूँ, मैं डेली तो करता नहीं हूँ, बट आपके बॉडी में फिर भी अल्कोहल जा रहा है, दैट इज़ इम्पैक्टिंग योर लाइफस्टाइल। सो जो भी आपकी एलिमेंट्स हैं या आपकी लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, आप प्लीज़ उसको डिक्लेयर करिए। 3 चीज़ें होती हैं उसमें। पहला, या तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है, मेरे केस में हुआ है, मैं डॉइचे बैंक में काम करता था, हमारे एक एमडी थे जो एज अ पैशन वुड डू डीप सी डाइविंग एंड वाज आल्सो फ्लाइंग। उन्होंने डिक्लेयर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिशनल क्वेश्चनर्स आए थे, बट उनकी पॉलिसी वैसी की वैसी एक्सेप्ट हो गई। दूसरा केस ही हो सकता है, कई केसेस में मैंने देखा है, जहाँ रेट अप हो जाता है। जना बोलता है कि मेरे को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई बीमारियाँ हैं, कंपनी कहती है कि 100 की जगह मैं 120 रुपये का आपसे प्रीमियम लूँगी, बट आपको ये श्योरिटी है कि जब क्लेम आएगा तो क्लेम पास हो जाएगा, क्योंकि आपने अटमोस्ट गुड फेथ में सही डिक्लेयर किया है। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपकी पॉलिसी डिक्लाइन हो जाए। डिक्लाइन होती है तो भी आपको एटलीस्ट ये संतुष्टि होनी चाहिए कि नहीं है मेरे पास पॉलिसी, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा और संभाल के रखें, ना कि आप इस उम्मीद में बैठे रहें कि मेरे पास पॉलिसी है और जब क्लेम लेने जाएं आपको पॉलिसी का पैसा ना मिले। तो आप हमेशा डिक्लेयर करिए जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आपको क्लेम के समय नहीं, खरीदते वक्त ही पता चल जाए कि मिलेगा क्लेम या नहीं मिलेगा। कितने अमाउंट का होना चाहिए हमारा इंश्योरेंस प्लान, ये कैसे कैलकुलेट करें, या फिर कोई टूल्स अवेलेबल हैं, या फिर बहुत हैसल वाला काम लगता है कि मैं सोचूं कि अच्छा इतनी की नीड पड़ सकती है या फिर ये एक्सपेंस हो सकता है। जो लोग ये सोच करके हिचक रहे हों, क्या उनके लिए कोई टूल्स अवेलेबल हैं? हमारा टूल तो डेफिनेटली ये करके देता है 1 मिनट के अंदर अंदर ही। दूसरा, आप अगर खुद भी करना चाह रहे हैं, अगर हमारा टूल भी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा कि आपकी अभी क्या एक्सपेंसेस हैं, वो फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपकी सिटी का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके लोन्स क्या चल रहे हैं, आपकी उन चीज़ों में क्या एक्सपेंसेस हैं, वो सारे डिटेल्स आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में डाल के एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अगेन, अगर आपको सिंपल रखना है, कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, हमने इसका कॉम्प्रिहेंसिव टूल बना रखा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज एनीथिंग, सो पीपल कैन कम एंड यूज इट। ओके, एक और इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, जब कॉर्पोरेट भी हमें इंश्योरेंस प्लान देते हैं, बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, इनिशियल डे में जब मैं थी तो मैं सोचती थी कि काफ़ी है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे देते हैं, अब और एक्स्ट्रा लेकर के क्या करना है। करेक्ट। तो इज दिस अ रियल राइट थॉट कि ठीक है कंपनी जो दे दिया काफ़ी है, अब एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐड ऑन कर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के साथ। इसको मैं अगर मूवी के एग्जाम्पल के साथ समझाऊं ताकि हर जना समझे, हम रामगढ़ के वासी हैं, बीमारी गब्बर है और ठाकुर इज़ द पॉलिसी दैट हैज़ बीन गिवन टू अस। वो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे पास है, बट उसके हाथ कटे हुए हैं। उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जनरली जो कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं, एंड दैट फॉर यू नीड अ जय वीरू अलॉन्ग विद ठाकुर टू सेव यू फ्रॉम गब्बर। तो आपके जो एक्सपेंसेस सडनली आने वाले हैं, जो आपका बैंक बैलेंस खाली कर देंगे, वो बचाने के लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी खुद लेनी चाहिए। 2 रीज़न मेनली मैंने बताया। पहला तो ये रीज़न है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस होती है जो आपको एम्प्लॉयज़ देते हैं, उसमें कई बार, नॉट 100%, कई बार चीज़ें होती हैं जैसे रूम रेंट कैप। आप रूम रेंट कैप में डिटेल में आप अलग जा सकते हैं, आई विल नॉट डिस्कस हियर। डे केयर नॉट बीइंग कवर्ड, तो आपको ओवरनाइट हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज कंपनी अपनी HR पॉलिसी करने के लिए 1 लाख एम्प्लॉय हों या 1000 एम्प्लॉय हों या 500 एम्प्लॉय हों, उनके लिए बनाती है पॉलिसी। दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप आज लल्लन टॉप में हैं, इंडिया टुडे ग्रुप में हैं, कल आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वो पॉलिसीज़ बदलती जाएंगी, आपको कंट्रोल नहीं है उस पॉलिसी पे जिस आप कंपनी में जा रहे हैं। आप किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय जो भी देख रहा है, आप याद कर सकता है, उसने कभी भी HR को नहीं बोला होगा ये कि मेरे को पहले अपनी पॉलिसी दिखाओ, उस हिसाब से मैं ज्वाइन करूँगा।
आप ज्वाइन करते, जो आपको मिल गया वो आपको मिल गया। तीसरा ये होती है प्रॉब्लम, और मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो लेटर स्टेज पे सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो स्टैंड अप कॉमिक्स बन गए या कुछ और परफॉर्मिंग आर्ट में चले गए। वंस यू लीव द कॉर्पोरेट जॉब, फिर क्या होगा? आप उस एज पे सडनली लोगे, तब तक आपको बीमारियां आ गई, तब तक आपकी एज बदल गई और लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। प्रीमियम महंगा हो जाएगा, मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। डिक्लाइन भी हो सकती है, हो सकता है आप लेने लायक हालत में ही ना रहें, या हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो गई जो अब कवर नहीं हो सकती। तो जो लोग हैं वो इस थॉट के साथ निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि ठीक है प्रीमियम ही तो बढ़ेगा, बाद में ले लेंगे। ये श्योरिटी भी नहीं है कि ज़्यादा पैसा देने के बाद भी आपको मिल ही जाए, आपको डिक्लाइन भी किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 7 दिनों में मेरी पर्सनल लाइफ में 2 लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। वन इज एक्चुअली अ वेरी एक्सट्रीमली यंग एज, द अदर इज स्टिल ओल्डर, बट 2 लोगों को मेरे सर्कल में, इमीडिएट सर्कल में पिछले 7 दिनों में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आप अपने सर्कल में देख सकते हैं, ऑडियंस अपने सर्कल में देख सकते हैं, पिछले 1-1.5 महीने में उनके सर्कल में कितने लोगों को कैंसर या इस तरह की थ्रेटनिंग डिजीज़ हुई हैं। प्रॉब्लम इस तरह की डिजीज़ का ये होता है कि उसके बाद आप मोस्ट प्रॉब्ली किसी भी तरह की इंश्योरेंस नहीं ले पाते हो। कुछ एक्सेप्शनल इंश्योरेंस शायद आपको मिल जाए, बट आप इंश्योरेंस के गैमेट से बाहर हो जाते हैं। आप आज ले लीजिए अगर आप हेल्दी हैं तो, क्योंकि कल का किसी को गारंटी नहीं है। जब इंश्योरेंस जो होता है मेनली मुझे लगता है मेजरली 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए पार्ट बी, कि हमने एक इंश्योरेंस प्लान ले लिया। दूसरा जब हम उसको क्लेम करने जा रहे हैं, बहुत बार ऐसी शिकायत आती हैं कि हम सही तरीके से शायद अपना सबमिट नहीं कर पाए, या फिर कंपनीज हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। मेजर चांसेस मैक्सिमम हो, उसके लिए एक सही तरीका होता है स्टेप वाइज कि हमें ये काम करना चाहिए, तो हमारा क्लेम जो है वो आसानी से वापस हमारे खाते में आ जाएगा। तो राइट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो ये करना चाहिए हर जने को जो इंश्योरेंस ले रहा है, अपने घर में अपने घर वालों को बता के रखिए क्या इंश्योरेंस है। बहुत लोग बताते भी नहीं हैं कि उनके पास क्या इंश्योरेंस है, और जब कुछ हो जाता है तो बताने लायक हालत में नहीं रहते हैं। इसलिए कई सारी इंश्योरेंसेस ऐसी हैं जो लैब्स स्थिति में पड़ी रहती हैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास, क्योंकि कोई क्लेम करने ही नहीं आया। और ये हेल्थ की भी हालत यही है। तो आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी है, आपकी फैमिली में अज्यूम करिए वाइफ हैं या पेरेंट्स हैं, आप जिस भी स्थिति में, प्लीज़ उनके साथ डिटेल्स शेयर करके रखिए, क्योंकि जिस जने ने ख़रीदा है हो सकता है वो उस हालत में ना हो कि वो बता पाए कि मेरे पास पॉलिसी है जब क्लेम की ज़रूरत है। दूसरा क्लेम करने का तरीका ये है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि ये क्लेम हुई है। अगर डेथ हुई है तो नेचुरली नॉमिनी को विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल में TPA डेस्क होगा, वहाँ पे जाके आपको बताना पड़ेगा ये मेरा इंश्योरेंस कार्ड है, आप प्लीज़ करिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको इन राइट टाइम देनी पड़ती है। देयर आर सर्टन ट्रीटमेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस की, अगर मैं बात करूँ, जो प्लान्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आपको पहले ही आपको बताना के रखना पड़ता है कि ये एलिमेंट है, इसके लिए मैं एक सर्जरी कराने या एक ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो ये मेरे को करना है। एडॉक सडनली एक्सीडेंट हो गया, कोई अनप्लान्ड है, नेचुरली तो आप उसके बात कर सकते हैं। बट अगर आप एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप पहले बताएंगे तो आपको पहले ही अप्रूवल आके आ जाएगा, तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले ही आपके क्लेम भी अप्रूव हो चुके होंगे। तो वो सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, बताने में नहीं बताया होता है फैमिली को। मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों को 1.5 साल बाद पता चला कि जने की डेथ तो हो गई कोविड में, जब वो लोन रिकवरी के लिए जना आया बैंक से, तब उसने बैंक के डॉक्यूमेंट्स निकाले तो पता चला कि उस बैंक ने उस लोन के साथ उस इंसान को एक क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस दे रखी थी। तो इंश्योरेंस थी, वो लोन क्लोज हो गया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसने घर पे किसी को बताया ही नहीं। तो आप जो भी इंश्योरेंस लेते हैं, आप बेशक इमीडिएटली ना बताएं, आपको ये डर है कि मैं अभी बता दूं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बता के रखिए ताकि पता चल जाए। ओके, मैं रैप अप करने वाली थी, लेकिन एक क्वेश्चन वापस से मेरे दिमाग में आ गया कि टर्म और लाइफ इंश्योरेंस, बहुत इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। लोग एडवाइस करते रहते हैं लाइफ भले मतलब पर टर्म ले लो अगर नहीं लेना है तो। और ये क्या कन्फ्यूजन है? लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट है टर्म इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पूरा गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो लाइफ को कवर करती हैं। टर्म उसमें प्योर वनीला प्रोडक्ट होता है कि अगर डेथ हुई तो पैसे मिलेंगे, नहीं हुई तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। उसके अंदर लाइफ के अंदर यूलिप्स, एंडाउमेंट, कई तरह के सेविंग्स प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस तो है कि डेथ पे आपको पैसा मिल रहा है, नहीं भी है तो भी आपके पैसे सेव हो रहे हैं और आपको एक कॉर्पस मिल रहा है।
जो ओल्ड टाइम में ट्रेडिशनली आपने देखा होगा LIC का होते थे कि आपने हज़ार रुपए देते रहे और बाद में 25 गारंटीड प्लान, इंडाउमेंट प्लान, ये सारे होते थे। अभी यूलिप्स भी होते हैं जो मार्केट लिंक्ड होते हैं, वो सब मिला के और टर्म मिला के लाइफ इंश्योरेंस बनता है। टर्म इज ओनली अ पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो अगेन और यूलिप भी आपने मेंशन किया ही, हम लोग शायद इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले जब डिस्कस कर रहे थे तो भी यूलिप के बारे में आपने कहा कि इट्स नॉट रॉन्ग, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट कितनी है, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा सा एक बार इस पे वापस से डिस्कशन करना चाहती हूँ मैं यूलिप्स पर। डन। तो यूलिप्स ही नहीं, यूलिप, इंडाउमेंट, मनी बैक, ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ के अंदर अशोर्ड रिटर्न्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इंश्योरेंस की जिसमें सेविंग्स प्रोडक्ट्स होते हैं। हर जने के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। सो आप अगर T3 पे जा रहे हैं, एक जना पटना की फ़्लाइट ले रहा है, एक जना उज्जैन की ले रहा है, एक जना बॉम्बे की ले रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर जने को बॉम्बे जाना है। किसी को पटना जाना हो सकता है, किसी को उज्जैन जाना हो सकता है। आपको अपने हिसाब से फ़्लाइट लेनी होगी, आपको अपने डिस्टेंस जाना होगा, वही आपको अपना रिस्क एनालाइज करना है कि क्या मेरे को इंडाउमेंट टाइप प्रोडक्ट सूट करता है, क्या मेरे को मनी बैक सूट करता है, या मेरे को कोई भी नहीं सूट करते हैं, मेरे को सिर्फ टर्म सूट करता है और मैं बाकी अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट से कर सकता हूँ। ये आपको अपनी नीड एनालाइज करनी पड़ेगी और फिर खरीदना होगा। ये जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया कि जब हम बैठ के अपनी नीड हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तभी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा प्लान हमें ज़्यादा सूट करेगा। नहीं, वो जो नीड एनालाइज आप कर रहे हैं वो आप ये कर रहे हैं कि कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्या। बट ये जो है जो बेसिकली कहता है कि आप इक्विटी लें, डेट लें, ये आपका रिस्क अलग होता है। ये फाइनेंशियल रिस्क कैलकुलेटर होता है जो बताता है कि जना कितना रिस्क ले सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक जना है जो कहता है कि मैं 7-8% तक का ग्रोथ चाहिए मेरे को, या 10% तक का चाहिए, बट जो मेरा कैपिटल है वो कभी ना डूबे। दूसरा होता है जना जो कहता है मेरे को तो 50% रिटर्न चाहिए, कैपिटल डूब भी जाए तो चलेगा, बट मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए। तो आप उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है ऑन योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एंड देन यू डिसाइड विच प्रोडक्ट टू चूज। थैंक यू वैभव। बहुत सारे डिटेल्स इसके अंदर फर्दर हैं जो हम जा सकते हैं और ये एक सीरीज़ बन सकती है इंश्योरेंस पर कि हम लगातार 6-6, 7-7 एपिसोड्स करें, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। लेकिन मुझे लगता है कि वैभव ने बहुत सारे मेजर आपके जो बेसिक्स हैं, जो ABCD हैं, जो हम कहरा बोलते हैं कि हमें जो एकदम न्यू भी है, जिसके पास कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। जिनके पास इंश्योरेंस है वो इन फैक्टर्स को जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके साथ मैच कर लें कि क्या हमारा प्लान उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्या उसमें किसी तरह के अपग्रेडेशन की ज़रूरत है या नहीं है। और जिन लोगों के पास नहीं है वो प्लीज़ 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 करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस प्लान ज़रूर ले लें। बाकी देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।